अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन है तो शायद आपका जवाब होगा अमेरिका। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा है तो जवाब आएगा चीन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले 30 साल बाद दुनिया की राजनीति किस देश के फैसलों से तय होगी तो शायद इस सवाल का जवाब आज भी आपके पास नहीं है। साल 1498 एक पुर्तगाली नाविक भारत पहुंचता है। नाम था वास्को डी गामा। उसने कोई युद्ध नहीं जीती, कोई साम्राज्य नहीं बनाया, लेकिन उसने एक समुद्री रास्ता खोज निकाला और इतिहास गवाह है उस एक रास्ते ने पूरी दुनिया का पावर बैलेंस ही बदल दिया। यूरोप अमीर होता चला गया, एशिया उपनिवेशिक बनता गया। क्यों? क्योंकि जिसने समुद्र पर कब्जा किया उसने व्यापार पर कब्जा किया और जिसने व्यापार पर कब्जा किया उसने दुनिया पर राज किया। आज 500 साल बाद दुनिया फिर एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ी, लेकिन इस बार कहानी में एक नया किरदार है। किरदार का नाम है भारत। वो भारत जो दशकों तक अपनी सीमाओं की रक्षा करने में व्यस्त रहा, अब पहली बार समुद्र की ओर उसी गंभीरता से देख रहा है जैसे कभी ब्रिटेन देखता था, जैसे कभी अमेरिका देखता था और जैसे पिछले 25 सालों से चीन देख रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि क्या भारत आने वाले समय में पूरे इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब एक बात बताइए, अगर आपने पिछले कुछ महीनों की खबरों पर ध्यान दिया होगा तो आपको एक अजीब सा पैटर्न दिखाई दिया होगा। प्रधानमंत्री मोदी कभी फ्रांस के साथ रक्षा समझौता कर रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ समुद्री सुरक्षा पर बात हो रही है, कभी जापान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तो कभी अमेरिका के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी। पहली नजर में लगता है कि ये सामान्य कूटनीतिक मुलाकातें हैं, लेकिन अगर सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है और वही तस्वीर आज की इस पूरी वीडियो का आधार है। भारत अब केवल बॉर्डर सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा है, भारत अब मैरीटाइम सिक्योरिटी की भी बात कर रहा है। भारत अब सिर्फ हिमालय की बात नहीं करता, भारत महासागर की भी बात कर रहा है और शायद यहीं से शुरू होती है भारत की नई जियोपॉलिटिकल स्टोरी। लेकिन अचानक समुद्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? आइए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अपने आसपास नजर घुमाइए। आपके हाथ में जो मोबाइल है उसके अंदर का प्रोसेसर शायद ताइवान में बना होगा, मेमोरी चिप दक्षिण कोरिया की होगी, रेयर अर्थ मटेरियल अफ्रीका या चीन से आया होगा, असेंबली वियतनाम या भारत में हुई होगी। लेकिन ये सारी अलग अलग चीजें एक जगह पहुंची कैसे होंगी, या फोन के असेंबल हो जाने के बाद अलग अलग देशों तक ये फोन गया कैसे होगा? समुद्र। आज दुनिया की लगभग हर चीज किसी ना किसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरती है। आप सोचते होंगे कि युद्ध टैंकों से जीते जाते हैं, लेकिन आधुनिक दुनिया में अर्थव्यवस्था जहाजों से चलती है। दुनिया का लगभग 90% व्यापार मात्रा के हिसाब से समुद्री रास्तों से होता है। तेल, गैस, अनाज, कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, सब कुछ। कल्पना कीजिए अगर कल सुबह हिंद महासागर के सारे शिपिंग रूट्स बंद हो जाएं तो क्या होगा? भारत में पेट्रोल महंगा हो जाएगा, फैक्ट्रियां रुकने लगेंगी, एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट गिर सकता है। यानी एक भी गोली चले बिना किसी देश की अर्थव्यवस्था को झटका दिया जा सकता है। 21वीं सदी में समुद्र सिर्फ पानी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा बैटल फील्ड बन चुका है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी गलती क्या है? आजादी के बाद भारत की प्राथमिकताएं अलग थी। 1947, फिर 1962, फिर 1965, 71, 99, लगातार युद्ध, लगातार सीमा विवाद, लगातार सुरक्षा की चिंता। भारत का पूरा डिफेंस प्लानिंग लैंड बॉर्डर्स के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। हमने अपनी सेना मजबूत की, एयरफोर्स मजबूत की, लेकिन जिस हिंद महासागर के बीच भारत भौगोलिक रूप से बैठा है उसे उतनी प्राथमिकता नहीं मिली। उधर एक दूसरा देश चुपचाप बिना शोर किए समुद्र में अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर चुका था। उस देश का नाम था चीन। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कि कैसे चीन ने समुद्र के रास्ते दुनिया को बदलना शुरू किया और क्यों अब भारत उसके जवाब में अपनी सबसे बड़ी रणनीति तैयार कर रहा है।
दुनिया में कुछ देश ऐसे होते हैं जो युद्ध लड़कर ताकतवर बनते हैं और कुछ देश ऐसे होते हैं जो बिना एक भी गोली चलाए पावर बैलेंस बदल देते हैं। चीन दूसरी श्रेणी में आता है। अगर आप पिछले 25-30 सालों का चीन देखेंगे तो पाएंगे कि उसने सिर्फ अपनी सेना नहीं बढ़ाई है, उसने बंदरगाह खरीदे हैं, रेलवे नेटवर्क बनाया है, हाईवे बनाए हैं, इंडस्ट्रियल पार्क बनाए, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों के आसपास अपनी मौजूदगी बनानी शुरू कर दी। सवाल है क्यों? क्या चीन को अचानक बंदरगाह बनाने का शौक हो गया? क्या इसके पीछे कोई ऐसी रणनीति थी जिसे दुनिया ने देर से समझा? मान लीजिए शंघाई की एक फैक्ट्री में आईफोन का एक पार्ट बनता है, वो ट्रक से बंदरगाह पहुंचता है, जहाज पर लोड होता है, दक्षिण चीन सागर से निकलता है, फिर मलक्का स्ट्रेट से होकर के हिंद महासागर में प्रवेश करता है, वहां से अरब सागर, फिर स्वेज नहर और आखिर में यूरोप। यही रास्ता चीन की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। सिर्फ मोबाइल नहीं, कपड़े, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल सब इसी रास्ते से जाते हैं। और दूसरी तरफ चीन के लिए मध्य पूर्व से आने वाला तेल भी इसी रास्ते से आता है। यानी अगर ये समुद्री रास्ता कुछ दिनों के लिए बाधित हो जाए, चीन की फैक्ट्रियां, बिजली उत्पादन और निर्यात तीनों पर असर पड़ सकता है। यहीं से जन्म हुआ उस चिंता का जिसे रणनीतिक विशेषज्ञ जो है वो मलक्का डिलेमा कहते हैं। पहले समझते हैं कि मलक्का डिलेमा क्या है। दुनिया के नक्शे पर मलक्का स्ट्रेट को देखिए। एक तरफ मलेशिया है, दूसरी तरफ इंडोनेशिया, बीच में एक संकरा समुद्री रास्ता है, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक। चीन की समस्या ये है कि उसका बड़ा हिस्सा जो व्यापार का है और ऊर्जा आयात इसी रास्ते पर निर्भर है। अगर किसी संकट, युद्ध या नाकेबंदी की स्थिति में ये रास्ता बंद हो जाए तो चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ सकता है। और यही भारत की भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस पूरे समुद्री क्षेत्र के बेहद करीब स्थित है। यानी भूगोल ने भारत को ऐसी जगह पर बिठाया है जहां से वो हिंद महासागर की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। चीन ने सोचा अगर एक रास्ते पर निर्भर रहना जोखिम है तो दुनिया भर में अपनी मौजूदगी बढ़ाई जाए। यहीं से शुरू हुई एक लंबी रणनीति। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका में हम्बनटोटा, पूर्वी अफ्रीका में जिबूती, जहां चीन ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा भी स्थापित किया। इसके अलावा अफ्रीका, पश्चिम एशिया, हिंद महासागर क्षेत्र के कई देशों में चीनी निवेश बढ़ता गया। इनमें से हर बंदरगाह सैन्य अड्डा नहीं है, लेकिन रणनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि भविष्य में आवश्यकता पड़े, इनमें से कई स्थान चीन की नौसैनिक गतिविधियों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसी व्यापक नेटवर्क को कई विशेषज्ञ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे कि चीन की आधिकारिक नीति का नाम नहीं है, बल्कि विश्लेषकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक रणनीतिक शब्द है। लेकिन इस अवधारणा ने भारत की सुरक्षा सोच को जरूर प्रभावित किया। लेकिन भारत को पहली बार खतरा कब महसूस हुआ? सालों तक भारत मानता रहा कि हिंद महासागर में उसकी भौगोलिक स्थिति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन 2010 के दशक में तस्वीर बदलने लगी। चीनी युद्धपोत हिंद महासागर में दिखाई देने लगे। चीनी पनडुब्बियां श्रीलंका के बंदरगाहों तक पहुंची। चीन का आर्थिक प्रभाव भारत के कई पड़ोसी देशों में बढ़ने लगा। नई दिल्ली में सवाल उठे, क्या हिंद महासागर, जिसे कभी भारत का प्राकृतिक प्रभाव क्षेत्र माना जाता था, धीरे धीरे बदल रहा है? अगर चीन आर्थिक निवेश को रणनीतिक प्रभाव में बदल देता है तो क्या भविष्य में भारत पर दबाव बढ़ सकता है? यहीं से भारत की सोच में बदलाव शुरू हुआ। तो भारत ने क्या समझा? भारत को एहसास हुआ कि सिर्फ सीमा पर सैनिक बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था समुद्र से चलती है तो भारत को समुद्र में उतना ही सक्षम होना होगा। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं, समुद्री साझेदारियों और इंडो पैसिफिक रणनीति पर पहले से कहीं अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब सवाल सिर्फ चीन को रोकने का नहीं, सवाल था क्या भारत अपनी आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक हितों की रक्षा कर पाएगा? क्योंकि अगर समुद्री रास्ते सुरक्षित नहीं होंगे तो $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन जैसी जो आर्थिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं वो भी तो खतरे में पड़ सकती हैं। लेकिन भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी। चीन के पास ज्यादा जहाज थे, ज्यादा पैसा था और कई देशों में पहले से ही निवेश था। तो क्या भारत अकेली इस चुनौती का सामना कर सकता था या फिर उसे नए दोस्तों की जरूरत थी? फिर आता है क्वाड, सागर विजन, अंडमान निकोबार और भारत की नई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की कहानी। देखिए, अगर शतरंज में आपका प्रतिद्वंदी लगातार अपनी चालें चल रहा हो तो सिर्फ बचाव करते रहना हार की शुरुआत होती है। यही बात भारत ने भी समझी। करीब 2 दशकों तक चीन बंदरगाह बनाता रहा, जहाजें बढ़ाता रहा, अपने व्यापारिक नेटवर्क को दुनिया भर में फैलाता रहा। भारत ये सब कुछ देख रहा था,
लेकिन सवाल था जवाब क्या होगा। क्या भारत भी दुनिया भर में सैन्य अड्डे बनाएगा? क्या भारत चीन जैसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू करेगा या कोई तीसरा रास्ता चुनेगा? नई दिल्ली ने तीसरा रास्ता चुना और यही रास्ता आज भारत की पूरी विदेश नीति की पहचान बन चुका है। भारत ने सबसे पहले अपनी सोच बदली। किसी भी बड़ी रणनीति की शुरुआत हथियारों से नहीं, सोच से होती है। लंबे समय तक भारत खुद को साउथ एशिया की शक्ति मानता रहा, लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी परिभाषा बदलनी शुरू की। अब भारत सिर्फ दक्षिण एशिया की बात नहीं करता, भारत कहता है इंडो पैसिफिक। अब सवाल ये इंडो पैसिफिक आखिर है क्या? इंडो पैसिफिक अगर आप 15-20 साल पहले की किसी किताब को देखें तो वहां पे एशिया पैसिफिक ज्यादा शब्द ये मिलता है, लेकिन अब दुनिया इंडो पैसिफिक क्यों कहती है? क्योंकि ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं, ये पूरी रणनीति बदलने की बात है। इंडो पैसिफिक का मतलब है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर एक ही रणनीतिक क्षेत्र के रूप में देखा जाना, यानी पूर्वी अफ्रीका से लेकर के अरब सागर, हिंद महासागर, मलक्का स्ट्रेट, दक्षिण चीन सागर और पश्चिम प्रशांत तक एक ऐसा समुद्री क्षेत्र जहां आज दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार, सबसे बड़ी नौसैनिक गतिविधियां और सबसे तीखी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है। और अगर आप इस पूरे नक्शे के बीच भारत को देखें तो समझ आएगा कि भारत की भौगोलिक स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे बड़ी ताकत ज्योग्राफी। इतिहास में कई बार भूगोल ने राजनीति तय की है। ब्रिटेन एक द्वीप था, इसलिए उसने नौसेना बनाई। अमेरिका के पास 2 महासागर है, इसलिए वो वैश्विक शक्ति बना। और भारत का लगभग 7500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। भारत के पास अरब सागर भी है, बंगाल की खाड़ी भी है और हिंद महासागर के बीचों बीच उसकी मौजूदगी भी है। यानी अगर भारत अपनी समुद्री क्षमता बढ़ा ले तो वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के बीच एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली ने आखिरकार इसी संभावना को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने शब्द इस्तेमाल किया था। वो शब्द क्या? सागर। पूरा नाम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। पहली नजर में ये एक कूटनीतिक नारा लगता है, लेकिन इसके पीछे सोच बहुत गहरी है। भारत दुनिया को यह संदेश देना चाहता है, हम हिंद महासागर को किसी एक देश के प्रभाव क्षेत्र में नहीं बदलना चाहते। हम चाहते हैं समुद्री रास्ते खुले रहे, व्यापार सुरक्षित रहे, छोटे द्वीपीय देशों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। समुद्री डकैती, तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और आपदा राहत जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़े। यानी भारत खुद को सिर्फ एक सैन्य शक्ति नहीं बल्कि एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करना चाहता है। ये चीन के मॉडल से अलग सोच है, लेकिन भारत अकेला नहीं चल सकता था। अब एक सवाल सोचिए, अगर चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाने की क्षमता है, क्या भारत अकेले उसका संतुलन बना सकता है? यथार्थवादी जवाब, ये आसान नहीं होगा। यहीं से आती है क्वाड जैसी कहानी। क्वाड क्या है? क्या एशिया का ये नाटो है? अब जब भी क्वाड का नाम आता है सबसे पहले यही सवाल पूछा जाता है कि क्या क्वाड चीन के खिलाफ बना है? क्या यह एशिया का नाटो? उत्तर इतना सीधा नहीं है। क्वाड में 4 लोकतांत्रिक देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं, लेकिन एक साझा चिंता भी। इंडो पैसिफिक में नियम आधारित व्यवस्था बनी रहे, समुद्री रास्ते खुले रहें और किसी एक शक्ति का ऐसा दबदबा न हो कि बाकी देशों के विकल्प सीमित हो जाए। इसलिए क्वाड सिर्फ रक्षा की बात नहीं करता, ये वैक्सीन, तकनीक, सप्लाई चेन, साइबर सुरक्षा, आपदा राहत और समुद्री सहयोग पर भी काम करता है। भारत के लिए इसकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि वो अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए हुए समान सोच वाले देशों के साथ सहयोग बढ़ा सकता है। फ्रांस भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जब लोग इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो अक्सर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते हैं, लेकिन एक देश और है जो चुपचाप भारत का बेहद महत्वपूर्ण साझेदार बन चुका है, वह फ्रांस। क्यों? क्योंकि फ्रांस के भी हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र में द्वीप और सैन्य मौजूदगी है। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास, रक्षा तकनीक, राफेल, पनडुब्बी सहयोग और समुद्री निगरानी लगातार बढ़ रही है। यानी भारत सिर्फ एक गठबंधन पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वो कई देशों के साथ समानांतर साझेदारी बनाकर अपनी रणनीतिक गुंजाइश बढ़ा रहा है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत अभी भी जहाज नहीं है, बल्कि एक छोटा सा द्वीप समूह है, एक ऐसी जगह जिसका नाम आम भारतीय शायद साल में 1-2 बार सुन ही लेते हैं, लेकिन दुनिया की बड़ी नौसेनाएं उस जगह को बेहद गंभीरता से देखती हैं। वो जगह है अंडमान और निकोबार। यहाँ भारत मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब पहुंच जाता है और यहीं से आगे शुरू होती है भारत की सबसे बड़ी सामरिक बढ़त। कभी कभी किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, उसका भूगोल होता है।
कल्पना कीजिए, अगर मैं आपको दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह दिखाऊं जहां खड़े होकर आप दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक पर नजर रख सकते हैं, जहां से पूर्वी एशिया और हिंद महासागर को जोड़ने वाले जहाज गुजरते हैं, जहां से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी किसी बड़ी ताकत की रणनीति को प्रभावित किया जा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे कि वो जगह भारत के पास है? वो जगह है, वो है अंडमान निकोबार। अधिकतर भारतीयों के लिए छुट्टियां मनाने की एक जगह है, लेकिन दुनिया की नौसेनाओं के लिए एक रणनीतिक खजाना है। सैन्य विशेषज्ञ अक्सर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब एक ऐसा प्राकृतिक ठिकाना जो समुद्र के बीच में मौजूद हो, जिसे कोई डुबो नहीं सकता और जहां से लगातार सैन्य गतिविधियां संचालित की जा सकती। अंडमान निकोबार कुछ हद तक यही भूमिका निभाता है। ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि से भले ही लगभग 1200 किलोमीटर दूर हो, लेकिन इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी दूरी नहीं है, इनकी स्थिति है। ये द्वीप जो है ये मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब है और यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। अगर दुनिया के समुद्री रास्तों को शरीर की नसें मान लें तो मलक्का स्ट्रेट जो है वो उसकी सबसे महत्वपूर्ण धमनी है। ये रास्ता बहुत चौड़ा नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में इसकी गिनती होती ही होती है। पूर्वी एशिया से निकलने वाले हजारों व्यापारी जहाज, ऊर्जा लेकर के जाने वाले टैंकर, कंटेनर शिप हर साल इसी रास्ते से गुजरते हैं। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कई अन्य अर्थव्यवस्थाएं इस मार्ग पर निर्भर हैं। अगर किसी भी कारण से रास्ता बंद हो जाए तो केवल एक देश नहीं, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र की हर गतिविधि पर बड़ी शक्तियों की नजर रहती है और भारत भूगोल की वजह से इस पूरे क्षेत्र के बेहद करीब मौजूद है। सिर्फ जगह होना काफी नहीं होता, ताकत भी चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर भारत के पास इतनी रणनीतिक स्थिति है तो क्या केवल भूगोल ही पर्याप्त है? नहीं, भूगोल अवसर देता है, लेकिन अवसर को शक्ति में बदलने के लिए क्षमता चाहिए। इसलिए पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी नौसेना के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। जब भारत ने अपने स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया तो ये केवल एक सैन्य उपलब्धि नहीं थी, ये दुनिया के लिए एक संदेश ये था कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, भारत उन्हें डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता भी विकसित कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? वो किसी भी समुद्री क्षेत्र में चलता फिरता एयरबेस बन जाता है। जहां जरूरत हो वहीं लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं, यानी समुद्र में भी हवाई शक्ति। लेकिन युद्ध केवल विमान वाहक पोत से नहीं जीते जाते। आज की नौसैनिक रणनीतियां कई स्तरों पर चलती हैं। समुद्र की सतह पर युद्धपोत, समुद्र के नीचे पनडुब्बियां और आसमान में निगरानी विमान। भारत इसी दिशा में अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है। लंबी दूरी तक समुद्री निगरानी करने वाले विमान, पनडुब्बी रोधी क्षमताएं, समुद्री डोमेन जागरूकता, ड्रोन और नेटवर्क आधारित निगरानी प्रणाली, ये सब आधुनिक समुद्री सुरक्षा के हिस्से हैं। क्योंकि आज युद्ध केवल हथियारों का नहीं है, जानकारी का भी, इंफॉर्मेशन। जो पहले देखेगा वही पहले निर्णय ले सकेगा। समुद्र में सिर्फ युद्ध नहीं, लॉजिस्टिक भी जीतते हैं। अब एक और सवाल, अगर भारतीय नौसेना हिंद महासागर के दूर क्षेत्र में महीनों तक ऑपरेशन चलाना पड़े तो जहाज ईंधन कहां भरेगा, मरम्मत कहां होगी, सप्लाई कहां से आएगा? यहीं से शुरू होता है लॉजिस्टिक की कहानी। भारत ने पिछले कुछ सालों में कई देशों के साथ ऐसे समझौते भी किए हैं जिनसे भारतीय नौसेना मित्र देशों की सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। साथ ही भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश किया है, ओमान के दुक्म बंदरगाह तक पहुंच बनाई है, इंडोनेशिया के सबांग क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। इनका उद्देश्य किसी सैन्य गठबंधन का निर्माण नहीं, बल्कि समुद्री पहुंच और रणनीतिक विकल्पों का विस्तार है। यानी भारत केवल अपने तट की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि भारत को दुनिया अलग नजर से देख रही है। अगर आप ध्यान दें तो अमेरिका भारत के साथ रक्षा तकनीक साझा कर रहा है, फ्रांस लगातार रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया और जापान समुद्री सहयोग बढ़ा रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि भारत किसी का सहयोगी बनकर के रहना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हिंद महासागर में भारत की भूमिका को अब वैश्विक स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। भारत की रणनीति मजबूत हो रही है, नौसेना आधुनिक हो रही है, साझेदार बढ़ रहे हैं, भूगोल भारत के पक्ष में है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? क्या चीन इतनी आसानी से अपनी बढ़त छोड़ देगा? क्या भारत के सामने आर्थिक, तकनीकी और औद्योगिक चुनौतियां नहीं हैं? इतिहास हमें एक बात सिखाता है, दुनिया में कोई भी देश सिर्फ इसलिए महाशक्ति नहीं बनता क्योंकि उसके पास बड़ी आबादी होती है या इसलिए कि उसके पास बड़ी सेना होती है।
महाशक्ति बनने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहली, मजबूत अर्थव्यवस्था, दूसरी, तकनीकी बढ़त और तीसरी, उन समुद्री रास्तों की सुरक्षा जिन पर पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है। ब्रिटेन ने यही किया था, अमेरिका ने भी यही किया। तो पिछले 30 सालों में चीन भी उसी रास्ते पर चलता रहा। अब सवाल है, क्या भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है? जवाब है हाँ, लेकिन रास्ता अभी बहुत लंबा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अगर किसी विदेशी रणनीतिक विशेषज्ञ से पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो शायद वो सबसे पहले सेना का नाम नहीं लेगा, वो कहेगा ज्योग्राफी। भारत ऐसी जगह बैठा है जहां से पश्चिम एशिया का तेल, अफ्रीका का व्यापार, दक्षिण पूर्व एशिया की सप्लाई चेन और पूर्व एशिया की समुद्री गतिविधियां सब एक दूसरे से जुड़ती हैं। और यही वो स्थिति है जिसे अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक अपने साम्राज्य के लिए इस्तेमाल किया था। आज वही भूगोल एक बार फिर भारत के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। लेकिन इतिहास सिर्फ भूगोल से नहीं बनता, उस भूगोल का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी चुनौती, हम अक्सर कहते हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी औद्योगिक क्षमता भी उसी गति से बढ़ रही है? यही भारत की सबसे बड़ी चुनौती आती है। आज चीन सिर्फ इसलिए शक्तिशाली नहीं है क्योंकि उसके पास बड़ी नौसेना है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर साल बड़ी संख्या में जहाज बनाता है। कमर्शियल शिप्स भी, वॉरशिप्स भी, कंटेनर शिप्स भी, सबमरीन्स भी। यानी अगर कल कोई संघर्ष शुरू हो जाए तो चीन के पास अपनी क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने की औद्योगिक क्षमता है। भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी उसे लंबा सफर तय करना है। शिप बिल्डिंग, मरीन इंजीनियरिंग, एडवांस सेंसर्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता अभी भी एक बड़ी चुनौती है। क्या सिर्फ हथियार खरीदने से काम चलेगा? मान लीजिए भारत अगले 10 साल में दुनिया के सबसे आधुनिक जहाज खरीद ले, क्या इससे भारत समुद्री महाशक्ति बन जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाएंगे, पूरे इकोसिस्टम का ये खेल। जहाज कौन बनाएगा, उन्हें अपग्रेड कौन करेगा, स्पेयर पार्ट्स कहाँ से आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस, इन सब का आपस में जुड़ना जरूरी है। यानी 21वीं सदी की नौसेना केवल समुद्र में नहीं लड़ेगी, वो अंतरिक्ष, साइबर दुनिया और डेटा नेटवर्क में भी लड़ती रहेगी। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? अगर पिछले 10 सालों को देखें तो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद कोई एक जहाज या कोई एक समझौता नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि है माइंडसेट का चेंज होना। आज भारत रिएक्टिव पावर नहीं रहना चाहता, भारत प्रोएक्टिव पावर बनना चाहता है। यानी घटना होने का इंतजार नहीं, बल्कि पहले से इसकी तैयारी। इसलिए भारत क्वाड में सक्रिय है, इसलिए हिंद महासागर के छोटे देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है, इसलिए भारत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ मिशनों में आगे रहता है। यानी भारत केवल सैन्य शक्ति नहीं है, विश्वसनीय साझेदार की छवि भी बनाना चाहता है। 2040 की दुनिया कैसी हो सकती है? कल्पना कीजिए, साल 2040 है, भारत की अर्थव्यवस्था और बड़ी हो चुकी है, निर्यात कई गुना बढ़ चुके हैं, ऊर्जा की जरूरतें भी बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति में हिंद महासागर भारत के लिए आज से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर समुद्री रास्ते सुरक्षित हैं तो भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर समुद्री रास्तों पर अस्थिरता बढ़ती है तो भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं पर असर पड़ेगा। यानी कि भारत का भविष्य सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर में तय नहीं होगी, उसका एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर की लहरों पर भी लिखा जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अक्सर सोशल मीडिया पर जियोपॉलिटिक्स को क्रिकेट मैच की तरफ पेश किया जाता है। भारत जीत गया, चीन हार गया, अमेरिका खत्म और दुनिया बदल गई। असल दुनिया इतनी सरल होती नहीं है। चीन अभी भी एक बड़ी आर्थिक और औद्योगिक शक्ति है, उसकी नौसेना लगातार बढ़ रही है, उसकी वैश्विक निवेश व्यापक है। भारत भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन दोनों देशों की यात्रा अलग अलग है। भारत के सामने अवसर भी हैं, चुनौतियां भी। इसलिए किसी एक घटना से यह तय नहीं होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जियोपॉलिटिक्स मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। भारत आज जो कर रहा है वो किसी एक देश के खिलाफ तैयारी नहीं है, वो 21वीं सदी की उस दुनिया की तैयारी है जहां आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी क्षमता एक दूसरे से जुड़ी होंगी। हो सकता है अगले 20 सालों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री शक्ति न बने, लेकिन अगर भारत अपनी अर्थव्यवस्था, उद्योग, नौसेना, तकनीक और कूटनीति को साथ लेकर के आगे बढ़ता है तो इतना तय है कि 21वीं सदी की कोई भी बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टोरी भारत के बिना पूरी नहीं होगी। और शायद यही भारत का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गैम्बल है। समुद्र कभी किसी एक देश का नहीं, लेकिन इतिहास बार बार बताता है कि जो देश समुद्र को समझ लेता है वही आने वाले समय की दिशा तय करता है। अब आपके लिए सवाल है, क्या भारत 2040 तक हिंद महासागर की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन पाएगा, या चीन की बढ़त अभी भी इतनी बड़ी है
कि भारत को लंबा इंतजार करना है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए बजरबट्टू दुनिया।